हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उनको लेकर के आ रहा हूं और उनको जो है हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की किताब हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम जो है कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की किताबों को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा चैप्टर जो है अपन ने शुरू कर लिया था और लास्ट क्लास के अंदर चौथे चैप्टर को भी अपन आधा कर चुके हैं। आज जो रिमेनिंग पोर्शन रहा है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण का, उसको कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ में फिर अपन बाद में पांचवा चैप्टर शुरू करेंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान के अंदर जो वस्त्र उद्योग है उस वस्त्र उद्योग के विशेषताओं की, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह जी के द्वारा जो 36 कारखाने लगाए गए थे उसमें 3 कारखाने वस्त्रों से संबंधित थे, जिसमें पहला था आपका कौन सा, तो पहला था सीवन खाना। ठीक है, कौन सा था, सीवन खाना, जिसमें कपड़ों को क्या किया जाता था, सिला जाता था। दूसरा था रंग खाना, जहां पर कपड़ों को रंगा जाता था। और तीसरा था आपका चापा खाना, जहां पर कपड़ों को चापा जाता था। ठीक है, इसके बाद में मैंने कुछ जो है रंगाई के प्रमुख प्रकार बताए थे, जैसे कि पोमचा, लहरिया, चुंदरी। ठीक, इसके अलावा पोमचा का अर्थ क्या होता है, तो कमल फूल के अभिप्राय युक्त जो ओढ़नी होती है उसी को पोमचा कहते हैं। यदि नवजात शिशु जो है वो बेटा है तो पीला पोमचा लाया जाएगा उसके ननियाल की ओर से, और यदि बेटी है तो गुलाबी पोमचा जो है लाया जाता है। ठीक है, श्रावण के विशेष अवसर पर जो है, श्रावण के अंदर जो तीज का अवसर आता है उस दिन लहरिया ओढ़नी जो है, लहरिया पात स्त्रियों के द्वारा धारण की जाती है और जो है पुरुष है उनके द्वारा लहरिया पगड़ी धारण की जाती है। और लहरिया में भी अलग अलग कलर वाइज होती है, 1 लहरिया, 2 लहरिया, 3, 5, 7, इस प्रकार से। ठीक, चलो इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट आ जाता है लहरियों की बाती जो है, लहरिये की जो है कई बातियां होती है वो प्रचलित है। प्रतापशाही लहरिया, कौन सा, प्रतापशाही लहरिया उल्लेख साहित्य में मिलता है। कौन सा, प्रतापशाही जो लहरिया है उसका उल्लेख साहित्य के अंदर भी, यानी लिटरेचर के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे। तो जो नीलगर जो लोग थे या रंगरेज जो थे वो ही रंगाई का कार्य करते थे और ये लोग जयपुर के अंदर राजाशाही लहरिया जो है उसको रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। कौन से कलर की, गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। ठीक है, यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया, और यदि दोनों ओर से हो एक दूसरे को काटते हुए तो फिर उसे मोठड़ा कहलाती थी। तो ये ध्यान रखना कि लहरिया और मोठड़ा में क्या अंतर है। तो लहरिया और मोठड़ा में यही अंतर है कि जो राजाशाही लहरिया था जो उसके अंदर क्या करते थे, चमकदार गुलाबी कलर की जो है आड़ी रेखाएं खींची जाती थी। मान लो अगर केवल और केवल इस प्रकार से एक ही और आड़ी रेखाएं गुलाबी कलर की खींची जाती है तब तो ये तो कहलाएगा लहरिया। क्या कहलाएगा, लहरिया कहलाएगा। और यदि ऐसा हो जाए कि मान लो पहले तो इस प्रकार से आड़ी रेखाएं हो गुलाबी और फिर दूसरा इस प्रकार से इनको काटते हुए हो, तो ये जो आपका बनेगा वो होगा मोठड़ा। क्लियर, तो मोठड़ा और लहरिया में इतना ही अंतर है कि केवल और केवल यदि एक और जो है गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं हो तो लहरिया, और दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हो तो फिर वो मोठड़ा कहलाएगी। ठीक, समुद्र लहर का जो लहरिया है वो जयपुर के रंगरेज जो है वो रंगते थे। कौन सा लहरिया, समुद्र लहर का जो लहरिया, मतलब उसके ऊपर समुद्र की लहरों की तरह जो है ऐसे लहरता हुआ लहरिया होता था, तो वो उसकी भी जो रंगाई है वो जयपुर के रंगरेज करते थे और इसमें चौड़ी चौड़ी जो है आड़ी धारियां बनाई जाती थी। समुद्र लहर भी जो है अलग अलग रंग का बनाता थे, जैसे 2 रंगों का, 3 रंगों का, 5 रंगों का, 7 रंगों का। ठीक, बंद तकनीक, कौन सी, बंद तकनीक, बंद तकनीक जो है वो
चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है? कौन से बंद तकनीक में जो चुनरी के बंदेज होते थे वो सर्वाधिक लोकप्रिय है? कोई भी मांगलिक कार्य जो है वो चुनरी के बिना, किसके बिना? चुनरी के बिना। आज भी राजस्थान के अंदर जब भी किसी भाई के द्वारा अपनी बहन के घर पर मायरा भरा जाता है तो मायरा भरते समय सबसे पहले भाई उसके गांव में पहुंचते ही जो है उसकी बहन को चुनरी ओढ़ाता है। तो उस चुनरी का जो है आज भी एक विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि भाई के द्वारा मायरे में चाहे कुछ भी नहीं लाया जाए लेकिन एक चुनरी भी लेकर के आ जावे तो वो मायरा गिना जाता है। तो यहाँ पर जो है कोई भी मांगलिक कार्य वो चुनरी के बिना अपूर्ण माना जाता है। जोदाना जिसे पहले कहते थे, आज वर्तमान में जो जोधपुर का एरिया वही, तो जोदाना अर्थात जोधपुर की बनी हुई चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती थी। सीकर जो कि शेखावाटी क्षेत्र के है, उस शेखावाटी के बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, पहले राजस्थान में मलागिरी जिसे मल्यगिरी भी कहते हैं, तो मलागिरी या मल्यगिरी इसका मतलब होता है भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र। ठीक है, क्या? भूरे रंग में रंगा हुआ जो वस्त्र होता था उसे क्या कहते थे? मल्यगिरी या मलागिरी कहते थे, जिसके अंदर वर्षों तक जो है, वर्षों तक मतलब 10-10, 20-20 वर्षों तक जो है सुगंधित रहता था। आज मतलब 100 साल पहले की भी बात है, जैसे सिटी पैलेस के अंदर जयपुर में रखी हुई जो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की, किसकी? सवाई राम सिंह द्वितीय की जो अंग रखियां हैं वो आज भी अभी तक जो है सुगंधित है। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे, तो अमोवा का जो संबंध है वो किससे है? शिकारियों से है। शिकारी उसका उपयोग करते थे अमोवा का। ठीक, जो खाकी रंग से मिलता जुलता होता था। तो ये ध्यान रखें कि अगर भूरे रंग से जो रंगा हुआ वस्त्र है तो उसे आप कहेंगे मलागिरी या मल्यगिरी। अगर जो है शिकारी से संबंधित है तो वो खाकी रंग का होगा और वो होता था अमोवा का। ठीक है, क्या कहलाता था? अमोवा कहलाता था। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कि आज जो आपके छपाई का काम है वो संपूर्ण राजस्थान में होता है, लेकिन जो पिपाड़, जोधपुर और पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं, जिनमें लाल, काले, नीले और हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। कौन कौन से रंगों की? लाल, काले, नीले, पीले रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर अजरख पद्धति, कौन सी? बाड़मेर की अजरख पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए भी विख्यात है। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है दोनों ओर की छपाई। ठीक है, तो लाल और नीले रंग में छपने वाले जो अजरक है उनकी एक विशेषता है कि वो दोनों ओर उनकी छपाई होती है। इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं। ज्यामितीय मतलब कि कोई त्रिभुज बना दिया, समांतर चतुर्भुज बना दिया है, सर्कल बना दिया, आयत बना दिया, वर्ग बना दिया, घनाभ बना दिया, घन बना दिया, गोला बना दिया, शंकु बना दिया, चिन्हक बना दिया, वो सभी उसके ऊपर बनाए जाते थे। तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है। कहां पर? तो आहड़, उदयपुर और भीलवाड़ा के अंदर काले और लाल रंग के अंदर चुनरी की जो है छपाई होती है। पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसी ही कोई फूल, पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर, कहां पर? अकोला के अंदर बड़े पैमाने पर जो है आपका क्या होता है? छपाई के कारण यह कस्बा चीपों का अकोला कहलाता है। तो अकोला के अंदर बहुत बड़े लेवल पर छपाई का कार्य होता है, इसलिए उस एरिया को चीपों का अकोला भी कहते हैं। बगरू जो कि जयपुर में है, अपने स्याही बेगर यानी कि काला लाल छपाई के लिए विख्यात है। कौन? बगरू। ठीक, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर, मटिया रंग की जमीन मतलब कोई वो अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब पूरा जो है कपड़े का रंग होगा मटिया और फिर उसके ऊपर जो है लाल और काले में फूल, पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है,
सांगानेर जयपुर, जो कि सांगानेरी प्रिंट्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार से सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। और अभी तो आप देखते भी होंगे कि उसके ऊपर हाथी, घोड़ा, जो है पशु पक्षी, तोते, चिड़िया, अलग अलग प्रकार के अलंकरणों के साथ में आजकल कपड़े आने लग गए हैं। और बीच में तो ट्रेंड भी बन गया था सांगानेरी शर्ट्स का, ठीक है, बहुत पहनते थे लोग कॉटन के कपड़े पर। यहाँ के चिपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव और फूलों की बारीकी देख करके प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा जो है बनाने वाले खरीदी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया हो। इस प्रकार से बनाया जाता है कि एकदम जैसे कंप्यूटर से प्रिंट किया गया हो, बिल्कुल जो है मतलब साइज वगैरह माप करके, और एक जैसे एक ही लाइन में एक्सेल की सीटें कैसे होती है, रो एंड कॉलम, उस प्रकार से पूरा व्यवस्थित तरीके से जो है प्रिंट होते हैं। इसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देते हैं, जैसे कि सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट जो है, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट तथा कोटा की डोरिया को जो है हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी के अंदर क्या प्राप्त है, तो भौगोलिक संकेतक, ठीक है, जियो जो टैग कहते हैं ना, जियो टैग, वो प्राप्त है, ठीक है, ज्योग्राफिकल टैग जो है प्राप्त हो चुका है। किसको? सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को, और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को, और कोटा डोरियो को, ठीक है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू होता है जो ये बताता है कि यह उत्पाद जो है किसी देश का है या उसका उत्पत्ति स्थान जो है ये है, ठीक है, और उसके बेस पर उसका पेटेंट लिया जाता है कि मतलब अब जो है ये आप कोई और उसका मालिक नहीं बन पाए, जो ऐसी गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई बीकानेरी भुजिया, तो अब बीकानेरी भुजिया बीकानेर से आएगा, वही भुजिया जो है इतना अच्छा होगा। उसके बीकानेरी भुजिया के नाम पर कोई भी कहीं से भी ऐसे बेच देवे, फिर उसकी क्वालिटी डाउन हो जाए, तो उसमें बीकानेरी भुजिया की कोई जो है गलती नहीं है, तो इसीलिए उनको जियो टैग दे दिया जाता है फिर, ठीक, जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ में होता है। बुनकरों के द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल जो कि बारा का मसूरिया, तनसुख, मथानिया, जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन, विविध मूल्यवान परिधान बनाने जो परिधान है बनाने के लिए काम में आते हैं। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन? टुकड़ी जो है वो मारवाड़ के अंदर जो देसी कपड़े होते हैं उसके अंदर सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। यह जालोर तथा मारोट जो कस्बा है उसमें अच्छी बनती है। क्या? टुकड़ी, ठीक है। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट करके दूसरे कपड़े पर जो है फिर टांग दिया जाता है, तो ये होती है चटापटी। कपड़े को सजाने के लिए चटापटी जो की जाती है वो ये होती है, जैसे ये मैंने टी शर्ट पहन रखा है, अब मैं क्या करूंगा, कोई मेरे पास में जो है कपड़ा है उसको अलग अलग डिजाइन में, कोई दिल के आकार में, कोई त्रिभुज के आकार में, मैं जैसे कि पढ़ाने का शौकीन हूं तो टीचर के आकार का कोई काट दिया, टी वगैरह, और फिर उनको क्या करूं, इसके ऊपर चिपका दूं, ऐसे अलग अलग लटका दूं, तो वो चटापटी कहलाएगा, ठीक है। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैल आदि की झूले, बहेली, रथ आदि के परिंदे और तंबू कनातों को सजाने के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता था। आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा, जो टेंट वगैरह लगाए जाते हैं शादी वगैरह में, फिर टेंट का जो मंडप वगैरह है तो उसके अंदर फिर नीचे जो है ऐसे ऐसे क्या लटका दिया जाता है, तो जो है छतरी के आकार की कुछ आकृतियां लटका दी जाती है, या फिर जो है कोई ऐसे ही कपड़े जो है रेलियां लगा दी जाती है, जो है रिबिन लगा दिया जाता है, वो सब चटपटी का ही एक उदाहरण कह सकते हैं। इसके बाद में वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए, यानी एकदम से यूनिक, एकदम से बढ़ के दिखते ही आपको जब पता चले कि इसने कुछ पहन रखा, ऐसा भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। तो गोटा का मतलब क्या होता है? सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी हुई जो बेल होती है पूरी की पूरी, उस बेल को ही क्या कहते हैं? गोटा कहते हैं। गोटा, लंपा, लंपी, बाकड़ी आदि जो है इसके विविध प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया या फिर 8 मासिया आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा लंपा कहलाता है, ठीक है, चौड़ा गोटा जो होगा उसे अपन लंपा कहेंगे, वहीं पर कम चौड़ाई वाला लंपी कहलाएगा।
राजस्थान में सीकर जो जिला है उस सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का एक प्रमुख जो है केंद्र है। और यह प्रश्न कई बार राजस्थान में आ चुका है कि गोटा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो सीकर। और सीकर का भी पर्टिकुलर स्थान पूछे तो खंडेला जो कस्बा है वो, ठीक है। सीकर और झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसिंदे का काम करती है। जो सीकर और झुंझुनू की जो महिलाएं हैं वो लाल गोटे की जो ओढ़नियां होती है उनके ऊपर कसिंदे का काम करती है, जिनमें ऊंट, मोर, हाथी, घोड़ा, बैल आदि बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़ों पर सिलाई कर दी जाती है, जिसे अपन पेच वर्क कहते हैं। पेच वर्क आपको पता ही होगा, समझ ही गए होंगे पेच वर्क कैसे होता है। कपड़ा जैसे पहले काट दिया जाता है, फिर उसके ऊपर ऐसे प्रकार से दूसरा कपड़ा लेकर ऐसे चिपका दिया जाता है ना, उसे पेच वर्क कहते हैं। जो आजकल उसका लेकिन दूसरा उपयोग होने लग गया, जैसे कपड़ा फटता है तो घर वाले क्या करते हैं, वो काट के थोड़ा सा उसके दूसरा कपड़ा चेप देते हैं। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत, बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया, चैन और लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र, जामा, चुंगा, अंगरखी आदि पर जो है कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी जो राजस्थान है उस राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टांकों से भराव करके, मोटे मोटे टांकों से ऐसे भराव कर देते हैं, मतलब बड़े बड़े टांके लिए जाते हैं, छोटे छोटे एकदम नहीं, बड़े बड़े, ठीक है। बीच बीच में फिर जो है शीशे के टुकड़ों को लगा दिया जाता है, जो कि वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी हमें देखने को मिल जाएगी। आज भी अगर हम जो है जैसलमेर के अंदर जो है आप तोरों में घूमने जाते हैं सर्दी के मौसम में, तो आप वहां पर देखेंगे कि जो डांस किया जाता है वो महिलाएं जो कपड़े पहन कर आती है उनके ऊपर कांच वगैरह लगे रहते हैं, वो इसी प्रकार से चिपकाए जाते हैं। कोई चिपकाएंगे तो उचट जाए, लेकिन उनके फिर क्या मोटे मोटे कसिंदे कर दिए जाते हैं, उसे वो अंदर ही रहते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं महिलाओं और पुरुषों के आभूषणों की, और उसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह होती है, और राजस्थान के निवासी जो है इसके कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि राजस्थान वाले भी यही चाहेंगे कि हम भी अच्छे दिखें, क्यों खराब दिखेगा कोई। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से ही आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता की जब बात करते हैं, वहां पर जो उत्खनन किया गया तो वहां से स्त्रियों के मिट्टी और चमकदार पत्थर जो होते थे उन पत्थरों से बने हुए आभूषण धारण करती थी, ठीक है। कुछ शुंगकालीन मिट्टी जो है उसमें खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां जो है वो हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खंडवे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां जो होती थी, जो गरीब महिलाएं होती थी, वो जो है कांसे का या फिर पीतल के, तांबे के, कौड़ी के, सीप के, मूंगे के जो गहने होते थे वो धारण करती थी। जो अमीर होते थे वो तो सोना, चांदी, मोती, हीरे, रतन जड़े हुए पहनते थे, लेकिन जो गरीब है वो फिर क्या करते थे, कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप, मूंग इन सभी के आभूषण धारण करती थी। हाथी दांत जो है उस हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त होते थे। और पहले जो है, अब तो बहुत कम हो गया, अब तो प्लास्टिक के चूड़े पहनने लग गए, लेकिन आपने देखा होगा कि शादी के समय जो महिलाएं चूड़ा धारण करती है, यहां से लेकर यहां तक पूरा जो व्हाइट एकदम है ना, व्हाइट 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 व्हाइट, बड़ी चूड़ी फिर छोटी 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 ऐसे करके यहां तक होती है, तो वो जो चूड़ियां होती थी व्हाइट कलर की जिसे चूड़ा कहते थे, वो चूड़ा जो है पहले हाथी दांत का ही बना होता था। लेकिन अब तो जो है वो पहनते भी कम वो लोग हैं, इसलिए अब तो वो प्लास्टिक का आने लग गया। और सरकार के द्वारा भी अब तो जो है वन्य जीवों पर भाई कई प्रकार के जो है अधिनियम लाए गए और उनका शिकार करना वगैरह सब जो है निषेध है। पर पहले ऐसा होता था कि हाथी दांत से वो बनाए जाते थे, ठीक है। फिर मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी जो है अनेक बानगियां देखी जा सकती है। ओशिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में जो है हमें कुंडल है, हार है, बाजूबंद है, ककड़ है, नुपुर है, मुद्रिका है आदि के रूप
और आकार प्रकार की दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक जो है प्रचलित है और आज भी महिलाएं जो है ये बाजूबंद हो, हार हो, ककड़ हो, नुपुर हो, मुद्रिका हो, ये सभी आज भी धारण करती है। ठीक है। स्त्रियों के द्वारा जो है देखो अभी यहाँ पर जो है सीधे सीधे आभूषण एक ही लाइन में आ जाएंगे। ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो है नोट्स में आपको टेलीग्राम पर शेयर भी करने वाला हूं। राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। स्त्रियों के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहनों को जो है बोर, ये देखो अब सिर पर कौन कौन से आएंगे तो याद रख लो, बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिगड़ा कहा जाता था। तो सिर पर कौन कौन से आभूषण आते थे महिलाओं के, तो बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टिगड़ा। ठीक है। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण, तो कंठ में थे थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी। ठीक है। गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले जो आभूषण थे वो कौन कौन से थे, तो तुलसी, बजटी, हालरो, हासली, टिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला। माफी चाहूंगा, छोटा सा एक थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, उस वजह से हम पुनः जो है बात कर रहे थे स्त्रियों के द्वारा जो वस्त्र धारण किए जाते हैं उसके बारे में। इसमें एक दो लाइन पढ़ ली थी लेकिन अपन पूरा वापस से पढ़ लेते हैं। तो स्त्रियों के द्वारा सिर पर जो धारण किए जाने वाले गहने हैं वो कौन कौन से थे, बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी और टीकड़ा। ठीक है, ये तो थे सिर पर। तो आप नोट्स बनाते समय क्या करो, सिर पर धारण किए जाने वाले आभूषण और फिर उसमें लिख लो बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी और टिकड़ा। ठीक है। इसके बाद में दूसरा आ जाता है कंठ पर धारण किए जाने वाले, यहां पर है ना, कंठ पर धारण किए जाने वाले आभूषण। उसमें लिखना शुरू करो। पहला लिखो थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, थुस्सी। ठीक है। ये जो है आपके यहां पर कहां पर, कंठ पर धारण किए जाने वाले कौन कौन से, वापस सुन लीजिए और लिख लीजिए ध्यान से, कॉपी के अंदर लिखेंगे कंठ पर धारण किए जाने वाले। और कंठ पर धारण किए जाने वाले कौन कौन से हैं, तो वो है आपके थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया और झालरा और ठुस्सी। फिर गले में, यानी कि आपका यह वाला पोर्शन यहां पर गले में, और जो वक्ष है उस वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषण, उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो पहला आ जाएगा तुलसी, फिर बजटी, हालरो, हासली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मादलिया, छपकली, हंसहार, सरी, कंठी। ठीक है। तो ये है गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषण। हेडिंग डाल के उसके अंदर लिखेंगे तुलसी, बजटी, हालरो, हासली, टिमणिया, पोत, चंद्रहार। उसके बाद में कंठमाला, हमेल, हाकर, मादलिया, छपकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि। ठीक है। फिर आपके आता है बात कानों में धारण किए जाने वाले। तो कानों में, कानों के अंदर, ठीक है, आपके एयर्स के अंदर कानों में पहने जाने वाले आभूषण में कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोटी। ठीक है। तो कानों में धारण किए जाने वाले हेडिंग डाल के लिखेंगे उसके अंदर कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोटी। हाथों में कौन कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं, तो हाथों में धारण किए जाते हैं कड़ा, कड़े के बाद में ककण, मोकड़ी, लाख से निर्मित जो चूड़ियां होती है उनको मोकड़ी कहते हैं। फिर कातरिया, जो कि कांच की चूड़ियां होती है, तो कातरिया यानी कांच की चूड़ी। और अगर बात की जाए मोकड़ी तो वो आपकी जो है लाख की चूड़ियां होती है। फिर नोंगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी प्रमुख है। तो ये आप लिख लेंगे।
ये पूरा का पूरा जो एक पेज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जो आपको ना तो अभी तक कभी सुने होंगे, ना आपको किसी ने पढ़ाए होंगे, ना किसी ने बताए होंगे। तो इसलिए इनको अच्छे से नोट डाउन कर ले। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज हो, तो आप क्या करें, वीडियो रोक रोक के एक एक नाम सुन करके लिख लेना भाई, बहुत काम के है। तो हाथों में कौन कौन से है, कड़ा, कंकड़, मोकड़ी यानी लाख की बनी हुई चूड़ियां होगी तो मोकड़ी है, कातरिया कांच की चूड़ी, नोंगरी चाट, गजरा, गोखरू चूड़ी, ठीक। इसी प्रकार से उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण, तो बीटी, जो अपने रिंग कहते हैं, बीटी, ठीक है, बीटी, दामड़ा, हथपान, छड़ा, पावों में कड़ा, पावों में पहने जाने वाली जो है आभूषण, कड़ा, लंगर, पायल, पाइजेब, ठीक है, घुंघरू, नूपुर, झांझर, नेवरी आदि जो है ये पहने जाते हैं। फिर बात करते हैं नाक के अंदर कौन कौन से पहने जाएंगे। तो नाक में पहने जाने वाले आभूषण है नथ, बेसर, बारी, पोंगली, कांटा, चुन्नी, चौप, पवरकंडी आदि, ठीक है। फिर कमर के अंदर कंदोरा या करदनी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो कमर के अंदर कंदोरा या जो करदनी पहनी जाती है, क्लियर। दांतों में सोने के, दांतों के अंदर यानी आपके तिथ में जो है सोने के पत्थर की खोल बना करके, सोने की जो है पूरी आपके खोल बना दी जाती है, यानी जो दांत के अंदर फिट हो जाए, खोल बना करके क्या किया जाता है, दांतों में चढ़ाई जाती है, जिसे अपन रखन कहते हैं। तो रखन जो है वो कहाँ का आभूषण है, दांत का आभूषण है, और इसके अंदर सोने के पत्थर की खोल बनाई जाती है और उसे दांत के ऊपर फिट की जाती है। यदि किसी स्त्री के द्वारा दांतों में जो है उस दो दांतों के बीच में जो गैप होता है वहां पर सोने की अगर कोई कील जो है उसको फिट करवा दी जाए, किसको, सोने की कील को अगर फिट करवा दिया जाए तो उसे कहते हैं चुंप। तो दांतों में भी दो हो गए, एक हो गया रखन और एक हो गई चुप। चुप का मतलब तो होता है बेसिकली जो कील है उसको अंदर जड़वाया जाएगा दो दांतों के बीच में, और अगर दांत के ऊपर खोल फिट कर दी जाती है, कवर की तरह फिट कर दी जाती है, तो फिर उसे कहा जाएगा क्या, तो उसे कहा जाएगा आपका रखन, ठीक है। ये थे महिलाओं के आभूषण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में एक ये पेज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना एक एक नाम, एक एक आभूषण। इसके बाद में बात आ जाती है राजस्थान के अंदर पुरुष भी जो है अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। कौन कौन से आभूषण जो है पुरुषों के द्वारा धारण किए जाते हैं। तो राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते रहे हैं, जैसे कानों के अंदर मुर्किया, लौंग, जाले, ठीक है। तो पुरुषों के द्वारा जो कान के अंदर धारण किए जाते हैं आभूषण वो कौन कौन से हैं, मुर्किया, लौंग, झाले, चेलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, उंगलियों के अंदर अंगूठी, बिठिया, मुंदड़िया आदि जो है पहनने का जो है रिवाज रहा है, ठीक है। और अब काफी कम हो गया, अब आजकल जो है पुरुष बहुत ही कम चीजें पहनते हैं। हो सकता है हाईएस्ट से हाईएस्ट एक आध गले में रिंग होगी, और मतलब सॉरी हाथ में अंगूठी में रिंग होगी, और जो है आपके गले के अंदर चेन होती है पतली सी, बाकी इसके अलावा बहुत कम लोग जो है अब पहनते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी हालांकि ये आभूषण पहनने का शौक चलता है, ठीक है। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं, जैसे कि बच्चों के कंठ के अंदर जो है आपके कंठ में पहने जाने वाले हंसुली है, हाथ और पावों के अंदर पहने जाने वाले आभूषण में आपके कड़े हैं, कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं, हाथ और पांव के जो कड़े होते हैं उनको कडुलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कडुलिया कहते हैं, ये ध्यान रखना। हाथ और पैर के अंदर जो कड़े पहने जाते हैं ना उन्हें कडुलिया कहते हैं। पावों में पहनाई जाने वाली जो पतली सांकली होती है जिसके अंदर घुंघरिया फांद दी जाती है उसे जांजरिया या फिर जाजरिया, ठीक है, जांजरिया या जाजरिया कहते हैं। इसे पेंजनी भी कहते हैं, किसको, तो जो पैरों के अंदर पतली सी जो है सांकली होती है उसके दो चार घुंघरियां भी लटकती है उसको कहते हैं पेंजनी या फिर जांजरिया। फिर राती, चिंतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और
रतचन, क्या रतचन बांध कर तैयार किया गया बच्चों के गले और कंठ का श्रृंगार, जिसे अपन रत्यावड़ी या फिर गांठ गुमड़े जो है वो नहीं हो, उसके लिए ये पहनाया जाता है छोटे बच्चों को। क्या? तो राती चिंदरी में सोने का खेरा होता है ना वो, और मूंग का आखा लिया जाता है, मूंग के दानों को लिया जाता है, और रतचंद जो है वो मिला करके बांधा जाता है गले में बच्चे के, जिससे कि उसको जो है गांठ वगैरह गुमड़े वगैरह ये बच्चे के चेहरे पर नहीं निकले। ठीक है, जिसे अपन नजरिया भी कहते हैं, जिससे कि बच्चे को नजर नहीं हो। बच्चों का कान जो है उसमें छेद करवा करके सोने या फिर जस्ते की जो है कुड़क पहना दी जाती है। क्या पहना दी जाती है? कुड़क पहना दी जाती है। और बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूम, गुदड़ा या मुर्की, बाली आदि जो है आभूषण पहना दिए जाते हैं। किसको? छोटे बच्चे को। ठीक है, उसके कान जैसे पहले जो है क्या करवा दिया जाता है? छेद करवा दिया जाता है कान के अंदर। छेद करवाने के बाद में जो है क्या करते हैं, तो उसके अंदर सोने या जस्ते की जो है कुड़क पहना दी जाती है। बाद में जब वो बड़ा होता है तो मोती है, लूंग है, मुर्की है, बाली है, ये पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की जो कुड़क होती है, ठोस एकदम, मतलब अंदर भी जो है गोल्ड भरा हुआ हो, ऐसी जो कुड़क होती है ना, उस कुड़क को ही मुर्की कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मुर्की कहते हैं। तो हो सकता है कि पूछा जाए मुर्की क्या होती है, तो मुर्की ठोस कुड़की जो होती है सोने की बनी हुई ठोस एकदम, उसी को कहते हैं मुर्की। ठीक, चलो इसके बाद में अब राजस्थान के अंदर आभूषण को लेकर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे कि आभूषण निर्माण की भी जो है बहुत समृद्ध परंपरा रही है राजस्थान के अंदर। राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है, उसकी स्थापना के समय इसके जो संस्थापक थे उनके मन मस्तिष्क में इस आभूषणों को लेकर के इतना बड़ा विचार था कि उन्होंने उस समय पर वहां पर जो है एक जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम ही जौहरी बाजार रखा था। क्या नाम रखा था? जौहरी बाजार रखा था। आज भी जयपुर के अंदर जौहरी बाजार है। ठीक है, यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम जो है वो माणक चौक रखा गया था। क्या? माणक चौक। क्यों माणक चौक रखा गया था? क्योंकि माणक को जो है रत्नों का सरताज माना जाता है, यानी कि सभी रत्नों के अंदर भी सबसे मुख्य कोई सबसे अच्छा कोई अगर जो है तो आपका रत्न है तो वो है माणक रत्न। इसीलिए वहां की सबसे बड़ी चौक या सबसे प्रमुख चौक का नाम माणक चौक रखा गया था। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें इंपॉर्टेंट है जैसे कि पहला नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है, जो अपने चांदी के आभूषणों, जिसमें तारकसी यानी धातु के बारीक तारों से निर्मित जो है तारकसी जो होती है, चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं जो बिल्कुल ही धातु के एकदम पतली बारीक तारों से निर्मित किए जाते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन? तो नाथ द्वारा जो श्रीनाथ जी की नगरी है। इसके अलावा दूसरा प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि थेवा कला के अंदर कांच जो होता है उस कांच के बीच में सोने का जो है बिल्कुल बारीक काम किया जाता है। और थेवा कला कौन से जिले से संबंधित है, ये क्वेश्चन एक बार दो बार नहीं सैकड़ों बार जो है राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये थेवा कला होती है, प्रतापगढ़ के जो सोनार इसका जो काम करते हैं, वे लोग ये कला कभी भी अपनी जो बेटियां होती है उनको बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। वो इसलिए नहीं सिखाते ताकि यह कला जो है आगे उनके दूसरे जो संबंधी है वहां तक पहुंचे। मतलब उनका टारगेट रहता है कि यह कला प्रतापगढ़ के अंदर ही प्रसिद्ध रहे। लेकिन जो है आजकल तो भाई सोशल मीडिया तो हो सकता है पहुंच गई हो, लेकिन आज भी प्रतापगढ़ ही थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। और ये कला ये अपनी बेटियों को कभी नहीं सिखाते, क्योंकि वो तो कल को जाएगी फिर कहां पर? दूसरे घर शादी करके। तो उसने अगर वहां जाकर के इस कला को सिखा दिया तो फिर इस थेवा कला के लिए जो प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, उस प्रतापगढ़ का कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम नाम हो सकता है। इसलिए ऐसी एक मान्यता है कि प्रतापगढ़ के लोग जो भी ये कार्य करते हैं थेवा कला को लेकर के, वो कभी अपने जो है
बेटियों को ये काम नहीं सिखाते हैं। और इसी के साथ राजस्थान के जो प्रमुख वस्त्र और आभूषण थे, ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। और अब अपन पढ़ेंगे अगला अध्याय, 5वां चैप्टर नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।